Hello, all. A very warm good morning to all of you. Vanakkam, Namaste. I welcome you to the Business Standard Analysis of 18th November, that is, of today. My name is Rahul Kopulwar, and I am your faculty for General Awareness. We will be studying some of the topics like PM Kisan, Jan Arogya Yojana, Deepfake, Digital India Initiative, e-commerce, US China meeting, and so on and so forth. So kindly watch the video in full to get the current affairs in much more detailed understanding. So without wasting any further time, let's move with our first news. तो फर्स्ट न्यूज इज दिल्ली पुलिस ने रिसेंटली एफआईआर फाइल किया है। ठीक है, एफआईआर किस तरह के क्राइम्स के लिए उन्होंने फाइल किया है? डीप फेक क्राइम्स के लिए उन्होंने एफआईआर फाइल किया हुआ है। अभी डीप फेक क्राइम्स मतलब क्या? ऐसे क्राइम्स जहां पे किसी इंडिविजुअल की इमेज या फिर किसी इंडिविजुअल का वीडियो के साथ छेड़छाड़ की जाती है ताकि उसको गलत ढंग से दिखाया जा सके। फॉर एन एग्जाम्पल, राहुल की इमेज है, राहुल ने फोटो खिंचवाया है विराट कोहली के साथ, बट किसी बंदे ने या फिर कोई एआई सॉफ्टवेयर के मदद से किसी इंडिविजुअल ने विराट कोहली के साथ जो फोटो था राहुल का, वो विराट कोहली से रिप्लेस करके मेरा फोटो स्टुअर्ट बिन्नी के साथ उन्होंने जोड़ दिया है। सो ये क्या हो गया? मेरे फोटो के साथ छेड़छाड़ की है। ठीक है, तो ये है एक क्राइम माना जाता है। तो ये किस तरह का क्राइम है? ये डीप फेक क्राइम है। जैसे वीडियो में भी डीप फेक क्राइम किया जा सकता है। जैसे मैंने अभी यहाँ पे बोला है, माय नेम इज राहुल कोपुलवार। तो राहुल कोपुलवार के जगह कोई इंडिविजुअल अगर उसको राहुल शर्मा कर रहा है, सो दैट इज अगेन अ डीप फेक क्राइम। यहाँ पे जैसे वीडियो में आपको मेरा फोटो दिख रहा है, बट मेरे फोटो के जगह कोई इंडिविजुअल ने अपना दूसरा फोटो डाल दिया, तो उसको भी आप डीप फेक क्राइम बोलोगे। तो ये डीप फेक क्राइम्स के अगेंस्ट ही अभी दिल्ली पुलिस ने एफआईआर फाइल किया हुआ है। एफआईआर का फुल फॉर्म फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। एफआईआर का फुल फॉर्म आ सकता है एग्जामिनेशन में, क्योंकि फुल फॉर्म्स पे सवाल पूछे जाते हैं, ये आप हमेशा देखते हो एग्जामिनेशन में। अभी हमें ये देखना है कि यार ये डीप फेक क्राइम्स तो किसी ने कर दिया, उनपे कुछ पनिशमेंट भी है क्या? हाँ हाँ, पनिशमेंट भी है। कितनी पनिशमेंट है ये देखिए। कितनी पनिशमेंट है उनपे? फाइन लग सकती है उनपे 2 लाख रुपयों की, या फिर उनको जेल भी जा सकता है अप टू 3 इयर्स। किसको? जो इंडिविजुअल ने ये डीप फेक क्राइम किया है। अब ये पनिशमेंट और फाइन की बात कहां पे की हुई है? ये बात की हुई है आईटी एक्ट 2000 में। कब? आईटी एक्ट 2000 में। अभी यार, जो भी प्लेटफॉर्म पे ये डीप फेक क्राइम किया जा रहा है, वो प्लेटफॉर्म को भी लायबल माना जा सकता है। ठीक है, वो प्लेटफॉर्म को भी कुछ मॉनेटरी पेनाल्टीज देनी पड़ सकती है। वो प्लेटफॉर्म के डायरेक्टर्स को भी जेल में जाना पड़ सकता है। कब जाना पड़ सकता है? अगर उन्होंने गवर्नमेंट से नोटिस मिलने के बाद वो वीडियो को या फिर वो इमेज को नहीं हटाया तो। जैसे फॉर एन एग्जांपल, यूट्यूब पे कुछ डीप फेक क्राइम हुआ है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने यूट्यूब को वार्निंग दे दी कि आप 4-5 दिन में ना ये डीप फेक वीडियो हटा दो। बट यूट्यूब अगर 4-5 दिन में ये डीप फेक वीडियो नहीं हटा रहा है, तो उनपे कड़ी सी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जैसे उनपे मॉनेटरी पेनाल्टी लगाई जाएगी, या फिर नॉन मॉनेटरी पेनाल्टीज भी लगाई जा सकती है, जिसमें डायरेक्टर्स को जेल भी होने की संभावना है। तो ये थी आपकी फर्स्ट न्यूज। सेकेंड न्यूज पे आते हैं। अगेन वही बात हो रही है, सॉफ्ट बैंक सॉफ्ट बैंक सॉफ्ट बैंक। 3 दिन पहले भी बात किया था हमने सॉफ्ट बैंक के बारे में। सो एक जापान की इन्वेस्टमेंट कंपनी है जिसका नाम है सॉफ्ट बैंक। वो कंपनी तरह तरह के स्टार्टअप्स में पैसा लगाती है, तरह तरह के कंपनियों में अपना पैसा इन्वेस्ट करती है। चलिए, सो जापानीज इन्वेस्टमेंट मेजर सॉफ्ट बैंक ये अभी क्या कर रहा है? उसने डिलीवरी, एक लॉजिस्टिक्स कंपनी है, वहां पे 2.49% की उनकी ओनरशिप थी। तो अभी ये क्या कर रहे हैं? 2.49% की अपनी ओनरशिप सेल कर रहे हैं। दैट इज कितने शेयर्स को सेल कर रहे हैं वो?
18.3 मिलियन शेयर्स को सेल कर रहे हैं। कितने रुपयों पे सेल कर रहे हैं? 404 रुपए पे एक शेयर बेचा जा रहा है। और जिसके वजह से सॉफ्ट बैंक को कितना पैसा मिलेगा? 739 करोड़। कितना? 739 करोड़। तो स्टेक्स और शेयर्स का मतलब आपको समझना चाहिए। स्टेक इज नथिंग बट ओनरशिप इन एन कंपनी। शेयर्स इज नथिंग बट द, उसको आप इक्विटी भी बोल सकते हो, एक स्टॉक भी बोल सकते हो। फॉर एन एग्जाम्पल, डिलीवरी के अगर 100 शेयर्स है, तो अगर सॉफ्ट बैंक 100 शेयर्स में से ना डिलीवरी के 50 शेयर्स खरीदता है, ठीक है, दैट 50 शेयर्स को आप क्या बोल सकते हो कि सॉफ्ट बैंक के पास 50 इक्विटी है या फिर 50 स्टॉक है। तो शेयर्स मतलब ही स्टॉक, स्टॉक मतलब ही इक्विटी। स्टेक मतलब क्या हो गया? सॉफ्ट बैंक की डिलीवरी में कितनी ओनरशिप है? कितनी ओनरशिप है यार? 50%। 50 शेयर सॉफ्ट बैंक ओन करके रखता है, डिवाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ अ डिलीवरी कंपनी। सो 50 by 100, दैट इज 50% ओनरशिप सॉफ्ट बैंक होल्ड करके रखता है डिलीवरी कंपनी में, एग्जाम्पल के तौर पे। चलिए, तो यहाँ पे अगर देखा जाए, जो हमने बात किया था, सॉफ्ट बैंक ने 2.49% सेल कर रहा है वो डिलीवरी के अंदर। कितने शेयर्स बेच रहा है? 18.3 मिलियन शेयर्स बेच रहा है। कितने रुपए पे? 404 रुपए पे। उससे कितना पैसा वो कमा सक रहा है? 739 करोड़। तो जापानीज इन्वेस्टमेंट बैंक सॉफ्ट बैंक, ये तो यार एक बहुत बड़ा ग्रुप हो गया। उनकी एक छोटी सी एंटिटी है जिसका नाम है एसवीएफ डोरबेल। तो उनकी छोटी सी एंटिटी ये 2.49% स्टेक्स को बेचने वाली है। चलिए, तो ये क्या बोल रहा है यहाँ पे? जैसे आपने देखा है ना कि यूनाइटेड नेशन एक बड़ा बॉडी है, उसके अंदर अलग अलग उसके आर्म्स आ रहे हैं, उसके अलग अलग बॉडी आ रहे हैं, उसके अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन आ रहे हैं। जैसे यूनाइटेड नेशन का क्या हो गया? यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है? यूनाइटेड नेशन का एक बॉडी है। तो वैसे ही सॉफ्ट बैंक का एक बॉडी है जिसका नाम है एसवीएफ डोरबेल। तो ये जो शेयर्स बेचे गए हैं ना, ब्लॉक डील्स के माध्यम से बेच दिए हैं। ब्लॉक डील्स और बल्क डील का मतलब पता होना चाहिए फ्रॉम द रिस्पेक्टिव ऑफ आरबीआई ग्रेड बी, ठीक है, और द सीबी ग्रेड ए। बाकी मुझे नहीं लगता है कि कोई एग्जामिनेशन में ब्लॉक डील और बल्क डील के बारे में पूछा जाएगा। ब्लॉक डील मतलब क्या होता है, पहले पढ़ लो। 5 करोड़ और मिनिमम 5 lakhs ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। तो यार डिलीवरी एक कंपनी है, उसके उसके क्या कितने शेयर्स यार उसके? मान के चलो 10 लाख इक्विटी शेयर्स मार्केट्स में फ्लोट किए हुए, मार्केट पार्टिसिपेंट्स को दिए हुए हैं, ठीक है। अभी वो 10 लाख इक्विटी शेयर्स किसके पास है? डिलीवरी ने मार्केट पार्टिसिपेंट्स को दिए हुए हैं। वो 10 लाख शेयर्स की वैल्यू क्या है? 10 करोड़ रुपीस है। कितनी है 10 लाख शेयर्स की वैल्यू? 10 करोड़ रुपीस है। सो ब्लॉक डील आप किसको बोलोगे कि अगर कोई कंपनी के 5 लाख इक्विटी शेयर्स बेचे जा रहे हैं या फिर बाय कर रहे हैं एक ही टाइम पे, तो उसको आप ब्लॉक डील बोलोगे। फॉर एन एग्जाम्पल, राहुल ने डिलीवरी के 5 लाख इक्विटी शेयर्स को बाय किया है, तो वो ब्लॉक डील हो जाएगी। राहुल ने 5 लाख इक्विटी शेयर्स को सेल कर दिया है डिलीवरी के, सो दैट वुड बी ब्लॉक डील। सो बाय कर रहा है राहुल या सेल कर रहा है 5 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी, दैट वुड बी टर्म्ड एज ब्लॉक डील। या फिर मिनिमम 5 करोड़ का वो शेयर्स को बाय कर रहा है या फिर सेल कर रहा है, दैट इज ऑल्सो नोन एज ब्लॉक डील। जैसे मैंने बोला 10 करोड़ के शेयर्स है कंपनी के, अगर उसमें से 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट राहुल कर रहा है, दैट इज बाय कर रहा है या फिर सेल कर रहा है, दैट वुड बी कंप्राइज्ड एज अ ब्लॉक डील। चलिए, ठीक है। तो ये नई नई डेफिनेशन है। अभी 5 करोड़ और हम मिनिमम क्वांटिटी ऑफ 5 लाख इक्विटी शेयर्स की बात करते हैं। पहले कुछ सालों पहले ये ब्लॉक डील का डेफिनेशन होता था 10 करोड़, ठीक है। सो ये 10 करोड़ पहले 5 करोड़ की जगह 10 करोड़ था, तो ये आपको याद रखना है। सो अर्लियर डेफिनेशन वाज 10 करोड़ रुपीस, राइट नाउ द डेफिनेशन इज 5 करोड़ रुपीस। बल्क डील का मीनिंग क्या होता है यार? डिलीवरी के कितने शेयर्स थे? 1 लाख शेयर्स थे, ठीक है। फॉर अ सिंप्लिसिटी, हाँ ठीक है, 1 लाख शेयर्स थे। 1 लाख शेयर्स में से ना राहुल ने 0.5% शेयर्स को खरीद लिया है, ठीक है। 0.5% ऑफ 1 लाख कितना हुआ है? जस्ट आई नीड टू कैलकुलेट बिकॉज माय मैथ्स इज टू बैड।
0.5% of 1 lakh shares. Okay, 500. So 0.5% of 1 लाख शेयर्स कितना हो गया? 500. अगर राहुल 500 शेयर्स खरीद रहा है या फिर सेल कर रहा है एक ही टाइम पे, सो दैट वुड बी नोन एज बल्क डील. बल्क डील में क्या बोला है? 0.5%. ब्लॉक डील में क्या बोला है? 5 करोड़ या फिर मिनिमम क्वांटिटी ऑफ 5 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी. ठीक है. सो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं. यहाँ पे पूछ लिया जाता है यार, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडियन कंपनी. अभी रिसेंटली कोई तो एग्जामिनेशन था, वहां पे पूछ लिया था कि यार इसमें से कौन सी इंडियन कंपनी है. एचपी का नाम दिया था, वहां पे आईटीसी का नाम दिया था, वहां पे डेल का नाम दिया था. तो वहां पे पूछ लिया था किस तरह इसमें से कौन सी इंडियन कंपनी है. तो वैसे भी आपको पूछ सकता है, सॉफ्ट बैंक का नाम दिया जाएगा, वहां पे पूछ लिया जाएगा कि इज दिस अ इंडियन कंपनी, सो योर आंसर वुड बी नो. ब्लॉक डील और बल्क डील का तो डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. यस. नेक्स्ट है ई कॉमर्स एक्सपोर्ट्स कॉन्फ्रेंस हुआ था. ये ई कॉमर्स एक्सपोर्ट कॉन्फ्रेंस किसने ऑर्गेनाइज किया था? फिकी ने ऑर्गेनाइज किया था, दैट इज फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. ये कॉन्फ्रेंस में जो हमारे संतोष कुमार सारंगी जी है, वो कौन है यार? डायरेक्टर जनरल है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के. संतोष कुमार सारंगी जी डायरेक्टर जनरल है किसके? डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के. इन्होंने बात किया था ई कॉमर्स एक्सपोर्ट्स के बारे में. इन्होंने बोला कि यार ई कॉमर्स एक्सपोर्ट्स ना उसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है. ई कॉमर्स के माध्यम से इंडिया से काफी ज्यादा गुड्स बाहर सर्विसेज में सेल किए जा सकते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट के थ्रू, अमेजोन के थ्रू, स्नैपडील के थ्रू, जेबोंग के थ्रू बहुत सारे गुड्स को बाहर सेंड किया जा सकता है एट अ मिनिमल कॉस्ट. वो चीज उन्होंने यहाँ पे बताई थी. सो उन्होंने ये भी बोला है कि यार ई कॉमर्स एक्सपोर्ट्स ना अभी हमारे कितने हैं? अभी हमारे होते हैं 1.2 बिलियन यूएस डॉलर्स. ठीक है, हम बहुत पीछे हैं. बट वो बोल रहे हैं अगले 6 से 7 साल में ना ई कॉमर्स एक्सपोर्ट्स की वैल्यू हो जाएगी 200 बिलियन यूएस डॉलर. कितनी हो जाएगी? 200 बिलियन यूएस डॉलर्स. इंपॉर्टेंट है. ये जो डीजीएफटी है ना, कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है? ये आता है आपके मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के. रिसेंटली एक क्वेश्चन पूछा गया था, स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया कौन से मिनिस्ट्री का पार्ट है? ठीक है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया, ये कौन से मिनिस्ट्री का पार्ट है? तो ऑन द सिमिलर लाइंस ऐसे भी तो पूछा जा सकता है ना, डीजीएफटी कौन से मिनिस्ट्री का पार्ट है? सो दैट इज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. चलिए, नेक्स्ट है हमारा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना. स्कीम है. तो ईएसआई में ये पूछा जा सकता है टिपिकली, या फिर आपके फेज 1 में भी पूछा जा सकता है, या फिर कोई भी बैंकिंग एग्जामिनेशन की जनरल अवेयरनेस में पूछा जा सकता है. सो आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना, ठीक है, ये क्या है यार? वर्ल्ड्स का लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है. हेल्थ इंश्योरेंस किसको दिया जाता है अंडर दिस स्कीम? ऐसे लोगों को दिया जाता है जिनका इनकम बहुत कम है, जिनका हाउस होल्ड इनकम बहुत कम है, उनको ये स्कीम का बेनिफिट दिया जाता है. दिस इज अ हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम. कितने रुपयों का हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है एक फैमिली को? 5 लाख रुपीस का. कितने का? 5 लाख रुपीस का हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है. ये योजना के अंतर्गत किस किस तरह का ट्रीटमेंट किया जा सकता है बाय द बेनिफिशियरी? बस सेकेंडरी और टर्शरी ट्रीटमेंट ही किया जा सकता है बाय द बेनिफिशियरी. ये स्कीम कब लॉन्च हुई है? ये स्कीम लॉन्च हुई है 23 सितंबर 2018 को. किसने लॉन्च की है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी. कहां पे लॉन्च की है? रांची, झारखंड में. यार यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं? हेल्थ इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं. तो कौन सी मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल रहेगी? ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. चलिए, तो एक डेटा आया है, वो डेटा के ऊपर हमें बात करना जरूरी है. उन्होंने बोला है over 59 million hospital admissions have been undertaken at a cost of more than 74,000 crore under this प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना. ठीक है, क्या बोला है? ये जन आरोग्य योजना के अंतर्गत ना हॉस्पिटल्स में कितने लोग एडमिट हुए हैं? हॉस्पिटल्स में 59 मिलियन पीपल एडमिट हुए हैं. तो ये 59 मिलियन पीपल के लिए अभी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कितने का कॉस्ट बेयर किया है? उन्होंने कॉस्ट बेयर किया है 74,000 करोड़ से भी ज्यादा का. कितना? 74,000 से करोड़ का से भी ज्यादा का. ये अभी
बात बताई है, किसने बताई है? ये बात बताई है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने। ये ऑर्गेनाइजेशन ने ये डेटा प्रोवाइड किया है। अभी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है ही कौन ये डेटा प्रोवाइड करने वाली? ये नेशनल हेल्थ अथॉरिटी आपकी इंप्लीमेंटेशन एजेंसी है जन आरोग्य योजना की। ये देखती है कि जन आरोग्य योजना के अंदर सही तरह के बेनिफिशियरीज तो कवर किए जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं मिस्टर माल्या या फिर मिस्टर चोकसी जैसे बड़े बड़े लोगों को भी ये हेल्थ इंश्योरेंस फ्री में बांटा जा रहा है। तो ये देखने का काम नेशनल हेल्थ अथॉरिटी का है। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ये भी देखती है कि यार इंडिविजुअल तो एडमिट हो गया, बट उसको टाइम पे हेल्थ इंश्योरेंस की सुविधाएं दी जा रही है या नहीं दी जा रही है, ये भी देखने का काम आपके नेशनल हेल्थ अथॉरिटी का है। सो ये इट इज द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी। चलिए सही है। एक चीज याद रखो, ये अभी हम जन आरोग्य योजना की बात कर रहे हैं, पर जन आरोग्य योजना के पहले ना एक स्कीम थी, वो भी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जिसका नाम था राष्ट्रीय सुरक्षा बीमा योजना। वहां पे ना, वो भी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम थी। वहां पे एक फैमिली के बस 5 मेंबर्स को ही हेल्थ इंश्योरेंस दिया जा सकता था। एक फैमिली के बस 5 मेंबर्स ही हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर कवर होते थे। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर। जन आरोग्य योजना में क्या होता है? पूरी फैमिली कवर है, 10 लोग है, 20 लोग है, 25 लोग है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल राम की फैमिली है, वहां पे 10 लोग है। ठीक है, सो वो 10 के 10 लोग 5 लाख के कवर के अंदर सारे के सारे कवर हो जाएंगे। वहां पे ये नहीं बोला है कि यार अगर आपके 10 के 10 अगर फैमिली के लोग अगर बीमार होते हैं तो 10 के 10 लोगों को ट्रीटमेंट दी जाएगी, बट कितने रुपयों तक की ट्रीटमेंट दी जाएगी फ्री में? ओनली अप टू 5 लाख रुपीज। ठीक है, 15 लोग होते हैं तो उनको भी दी जाएगी, 20 लोग होते हैं तो उनको भी दी जाएगी, बट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ट्रीटमेंट इज 5 लाख रुपीज। राष्ट्रीय सुरक्षा बीमा योजना में क्या बोला है? नहीं, हम 10 लोगों को कवर नहीं करेंगे, हम बस आपके फैमिली के 5 लोगों को ही कवर करेंगे, उससे ज्यादा नहीं करेंगे। आई होप ये चीज क्लियर है। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। एक बुक काफी ज्यादा अभी न्यूज में चल रही है, बिजनेस स्टैंडर्ड में भी आज इसका नाम आया था। जो बुक का नाम था द इंडियन ट्रायोलॉजी। ये किसने लिखी है? ये लिखी थी वीएस नाइपॉल ने। किसने लिखी है? वीएस नाइपॉल ने। पब्लिशर कौन है? पिकाडोर इंडिया। इन्होंने वीएस नाइपॉल को नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर में इन द ईयर 2001। इसी के साथ हम नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। इंडिगो ऐसा पहला इंडिगो इंडिगो ऐसा पहला एयरक्राफ्ट बन गया है हमारे कंट्री का जो 2000 से ज्यादा फ्लाइट्स को शेड्यूल कर रहा है एक दिन में। ठीक है, इंडिगो सबसे लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर बन गया है हमारा, जो एक दिन में 2000 से ज्यादा फ्लाइट्स को शेड्यूल कर रहा है, या फिर 2000 से ज्यादा फ्लाइट से ट्रैवल करने की सुविधाएं पहुंचा रहा है इंडिविजुअल्स को, कस्टमर्स को। इंडिगो के सीईओ कौन है? पता होना चाहिए, दैट इज पीटर अल्बर्ट्स। इंडिगो ने ऑपरेशन स्टार्ट किया था 2006 में। दो ही बड़े कंपनीज है जो पूरे के पूरे डोमेस्टिक एविएशन इंडस्ट्री को डोमिनेट कर रहे हैं। कौन से दो प्लेयर्स है यार वो? इंडिगो और टाटा ग्रुप के एयरलाइंस। टाटा ग्रुप के एयरलाइंस जैसे कौन से हो गए आपके? एयर इंडिया हो गया, विस्तारा हो गया। ठीक है, तो ये दो ही कंपनीज है जो पूरे के पूरे डोमेस्टिक एविएशन मार्केट को कैप्चर करके रखा हुआ है उन्होंने। ठीक है, कितना कैप्चर किया हुआ है? अराउंड 89%। ठीक है, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल 10 एविएशन कंपनी है, 10 एविएशन कंपनीज मिलकर 100 करोड़ कमा रही है। तो 100 करोड़ में से ना इंडिगो 100 करोड़ में से 89 करोड़ जो है ना इंडिगो और टाटा ग्रुप के एयरलाइंस ही कमा रहे हैं। दैट इज द मीनिंग ऑफ मार्केट शेयर। 100 करोड़ में से इंडिगो और टाटा ग्रुप का मार्केट शेयर क्या है? 89%, दैट इज 89 करोड़। India is currently the third largest pharmaceutical industry in the world by volume. हम सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा थर्ड नंबर पे फार्मास्यूटिकल ड्रग्स बनाते हैं। ये किसने बोला है? मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स ने। फर्स्ट पे कौन है? यूएसए। सेकंड पे कौन है? चाइना। मार्केट साइज क्या है यार इंडिया का? 50 बिलियन यूएस डॉलर्स। अब भी मैंने मार्केट साइज के बारे में आपको बताया। जैसे लेट्स से फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का वर्ल्ड का मार्केट है कितना?
500 करोड़ का, 500 बिलियन यूएस डॉलर का, जिसमें से इंडिया कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, 50 बिलियन यूएस डॉलर्स। ठीक है, फॉर एन एग्जांपल वर्ल्ड का फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का मार्केट साइज है 100 करोड़, जिसमें इंडिया कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, 50 बिलियन यूएस डॉलर्स। ठीक है, सो इंडिया का मार्केट साइज पता होना चाहिए, दैट इज 50 बिलियन यूएस डॉलर्स। ये डेटा दिया हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स ने। चलिए, सो अभी रिसेंटली ना 42nd इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर हुआ है। ठीक है, ये किसने ऑर्गेनाइज किया है, हमारे मीटी ने ऑर्गेनाइज किया है। कहां पे ऑर्गेनाइज किया है, नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया है। सो ये फेयर में इंडिया के लोग क्या दिखाने वाले हैं, मीटी क्या दिखाने वाला है, मीटी ये चीज को शोकेस करने वाला है कि इंडिया ने के गवर्नमेंट ने क्या क्या अब तक डिजिटल इनिशिएटिव्स लिए हैं। ठीक है, जैसे डिजिट लॉगर को दिखाएगा, यूपीआई को दिखाएगा, ई संजीवनी को दिखाएगा, भशीनी को दिखाएगा, मन की बात को दिखाएगा। ठीक है, सो मीटी ये सारी इनिशिएटिव्स को दिखाएगा और वर्ल्ड को बताएगा कि इंडिया डिजिटल टेक्नोलॉजी में कितना आगे है। ठीक है, तो ये चीजें वहां पे दिखाई जाएगी हमारे 42nd इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में, जो कहां पे हुआ था, जो नई दिल्ली में हुआ था। थीम क्या था यार इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का, वासुदेव कुटुंबकम, जो हमारे G20 का भी रिसेंट थीम है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, IITF का भी थीम है आपका वासुदेव कुटुंबकम, G20 का भी थीम है वासुदेव कुटुंबकम। वासुदेव कुटुंबकम कौन से लैंग्वेज में ये लिखा गया है, दिस इज अ संस्कृत वर्ड। चलिए, तो अभी डिजी लॉकर क्या होता है आपको पता होगा, यूपीआई क्या होता है ऑब्वियसली आपको पता है। जो तीन चीजें मुझे ऐसा लगता है जो आपको पता नहीं होगी, मैं वो चीज आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा। एक तो है ई संजीवनी, एक तो है भशीनी, और एक तो है मन की बात। मन की बात क्या है यार, ये एक रेडियो है। ठीक है, ये एक रेडियो प्रोग्राम है। किसका रेडियो प्रोग्राम है, ऑल इंडिया रेडियो का। किसका रेडियो प्रोग्राम है, ऑल इंडिया रेडियो का। मतलब क्या, यहाँ पे ये रेडियो प्रोग्राम है जिसका नाम है मन की बात। वहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर मंथ के हर लास्ट संडे को 11 बजे कुछ चीजें बोलते हैं। ठीक है, लोगों को अवेयर करते हैं, पूरे इंडिया के लोगों को अवेयर करते हैं। वो इनिशिएटिव्स के बारे में बताते हैं कि इंडिया ने क्या लिया है। बेसिकली इट इज अ रेडियो शो जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लोगों से बात करते हैं। कब बात करते हैं, ऑन द लास्ट संडे ऑफ एवरी मंथ एट 11 AM। ठीक है, तो यार अगर आपको मोदी जी ने जो भी बोला है उसके बारे में अगर उनको कुछ सजेशन देनी है, उनको कुछ कमेंट्स देने हैं, या फिर आपका पॉइंट ऑफ व्यू बताना है, तो आप कैसे बता सकते हो, आप बता सकते हो थ्रू माई जीओवी पोर्टल। ठीक है, ये माई जीओवी पोर्टल क्या है, ये सिटीजन एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म है। तो ये पोर्टल पे जाके आप मोदी जी को बता सकते हो कि ये मेरे कमेंट्स है, ये मेरे व्यूज है, ऐसे ऐसे इंडिया को करना चाहिए। ठीक है, गुड। ई संजीवनी, ई संजीवनी क्या है यार, ये एक टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म है। ये क्या करता है, ये कनेक्ट करता है रूरल पेशेंट से टू दी डॉक्टर्स। मतलब क्या, आप अगर रूरल एरियाज में बैठे हो तो ये ई संजीवनी पोर्टल पे जा सकते हो, और वो ई संजीवनी पोर्टल पे जाके आप फ्री में या अफोर्डेबल कॉस्ट में डॉक्टर से अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हो, दैट इज डॉक्टर से अपना कंसल्टेशन करवा सकते हो। चलिए, सो ये टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म है, इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना है। भशीनी, भशीनी क्या है यार, लैंग्वेज ट्रांसलेशन पोर्टल। आपने देखा होगा अभी अभी से 10 साल पहले क्या होता था यार, आरबीआई की वेबसाइट पे आप जा रहे हो, आपको सारी चीजें इंग्लिश में मिलती थी या हिंदी में मिलती थी, बट अगर तो उनके लिए क्या, वो कैसे पढ़ सकते कि आरबीआई के वेबसाइट पे क्या लिखा हुआ है, नहीं पढ़ सकते ना। तो इसी चीज को स्ट्रीमलाइन बनाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया जिसका नाम है भशीनी। तो इसके अंदर बोला है, टेंशन ना लो, अगर आपको मराठी में भी कुछ चीजें देखनी है, उर्दू में भी कुछ चीजें देखनी है, गुजरात में भी कुछ चीजें पढ़नी है आरबीआई के वेबसाइट पे, वो आप कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, बिकॉज ऑफ दिस भशीनी पोर्टल। तो आरबीआई को ऐसा करना पड़ता है कि अब इंग्लिश में जो भी उन्होंने कंटेंट लिखा है वो सारा का सारा कंटेंट वो लोग उर्दू में कन्वर्ट करेंगे,
और आपके उनके वेबसाइट पे डालेंगे, बिल्कुल नहीं। ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है, ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ भशिनी पोर्टल, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ भशिनी इनिशिएटिव। तो अगर आपके मम्मी पापा को अभी उर्दू में चीजें देखना है, पढ़ना है, या फिर मराठी में पढ़ना है, या गुजराती में पढ़ना है, या मलयालम में पढ़ना है, वो अभी चीजें हो सकती है, बिकॉज भशिनी जो भी लैंग्वेज लिखा हुआ है आरबीआई वेबसाइट पे, वो डायरेक्टली कन्वर्ट करके देगा आपके मदर टंग में। ये आरबीआई का वेबसाइट मैंने एग्जांपल दिया था, ये भशिनी पोर्टल अभी तरह तरह के प्लेटफॉर्म्स में इंट्रोड्यूस किया हुआ है, डिप्लॉय किया हुआ है। जैसे हमने बात किया था, आरबीआई गवर्नर ने अभी 2-3 महीने पहले बात किया था कि यूपीआई जो है ना, हम स्पीच के माध्यम से, हम हमारे वॉइस के माध्यम से भी हम यूपीआई पेमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है जी। तो उन्होंने बोला था अभी तो इंग्लिश और हिंदी में ये फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं हम, बट कुछ दिनों के बाद ना ये फैसिलिटी मराठी स्पीकर्स या उर्दू स्पीकर्स या गुजराती स्पीकर या मलयालम स्पीकर को भी अलाउ की जाएगी। मतलब क्या, आप यार मलयालम में भी बोल रहे हो, फिर भी जाके आप फोन पे के थ्रू, गूगल पे के थ्रू, या ऐसे कोई भी यूपीआई एप्स के थ्रू आप अपने पेमेंट्स कर सकते हो। ये कैसे पॉसिबल हो रहा है? फोन पे थोड़ी ना समझता है, फोन पे थोड़ी ना समझता है कि मलयालम क्या है, केरला केरला क्या है। वो तो टेक्नोलॉजी है। वो क्या कर रहा है, फोन पे बस अपने भशिनी इनिशिएटिव को अपने प्लेटफॉर्म में डिप्लॉय कर देगा, जिसके मदद से आप जो भी लैंग्वेज में बोलो, वो लैंग्वेज ऑटोमेटिकली फोन पे को समझ जाएगी, और उसके माध्यम से आपके के सारे यूपीआई पेमेंट्स हो जाएंगे। सो भशिनी इज अ लैंग्वेज ट्रांसलेशन पोर्टल। आई होप आपको समझ गया है, मैंने काफी डिटेल में आपको ये समझाया है। चलिए तो इसके साथ आगे बढ़ते हैं। ओ माय गॉड, अभी तक आपको पता है केरला से सबसे ज्यादा ब्लू कॉलर वर्कर्स जीसीसी कंट्रीज में जाते थे, दैट इज गल्फ कंट्रीज में जाते थे। आपको पता होगा, आपने सुना होगा यार, केरला ना, केरला की जो जीडीपी है ना, जो बाहर के बाहर आई मीन बाहर जो उनके लोग गए हुए हैं, फॉरेन कंट्रीज में गए हुए हैं, उनके ऊपर से ही चलती है। कैसे? बाहर तो लोग गए हैं, बट उनकी फैमिली तो यार इंडिया में है ना। तो जो बाहर गए हुए लोग हैं, जैसे बाहर गई हुई कोई केरला की नर्स है, केरला में उसकी फैमिली तो रहती है, तो वो नर्स क्या करेगी, इंडिया में पेमेंट सेंड करेगी, दैट इज केरला में पेमेंट सेंड करेगी। तो ये रेमिटेंस ना केरला में बहुत ज्यादा आते थे, तो आपने ये चीजें सुनी होगी। सो केरला केरला से सबसे ज्यादा ब्लू कॉलर वर्कर्स ये गल्फ कॉपरेशन काउंसिल कंट्रीज में जाते थे, दैट इज गल्फ कंट्रीज में जाते थे। बट अभी क्या हुआ है, ये केरला को रिप्लेस कर लिया है यूपी और बिहार ने, ठीक है। तो इस साल अभी तक सबसे ज्यादा कहा के ब्लू कॉलर वर्कर्स ये जीसीसी कंट्रीज गए हैं, यूपी और बिहार के। तो ये चीज पता होनी चाहिए। ये चीज के बारे में किसने बताया यार आपको? हंटर ने बताया है। हंटर इज अ यूएई बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। यार ये हंटर ने इतना इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बट आजकल हम देख रहे हैं जनरल अवेयरनेस में ऐसा पूछा जा रहा है, जैसे एग्जांपल आरबीआई ग्रेड बी का फेज 1 ले लो, वहां पे कुछ भी, कोई भी एंटिटी का, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का रिपोर्ट पूछा जा रहा है। तो इसलिए ऐसे रिपोर्ट्स भी अभी आपको पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि ऐसे आपके एग्जामिनेशन में आ रहे हैं। ऐसे आपके बैंकिंग एग्जामिनेशन में भी ये चीजें आपको देखने के लिए मिलती है। चलो, सो अगर टॉप 5 स्टेट्स की हम बात करें, सो यूपी, बिहार, केरला, वेस्ट बंगाल एंड तमिलनाडु, बट टॉप 2 आर यूपी एंड बिहार, दैट है, एंड यूपी एंड बिहार हैज रिप्लेस्ड द केरला। जीसीसी कंट्रीज मतलब कौन से कंट्रीज यार? 6 कंट्रीज आते हैं जीसीसी में, बहरीन, कुवैत, ओमान, कतार, सऊदी अरेबिया एंड यूएई, ठीक है। प्रेफर्ड डेस्टिनेशन फॉर लेबर, ब्लू कॉलर लेबर्स कहां पे जाना पसंद कर रहे हैं? ये 5 कंट्रीज में, सऊदी अरब, यूएई, कतार, कुवैत एंड ओमान, ठीक है। बहरीन लोगों का प्रेफर्ड डेस्टिनेशन नहीं है, बाकी के 5 कंट्रीज प्रेफर्ड डेस्टिनेशन है। कितने उम्र के लोग बाहर जा रहे हैं? यूजुअली the people who are in the age bracket of 20 to 40 years. ब्लू कॉलर वर्कर्स, व्हाइट कॉलर वर्कर्स क्या होते हैं? ब्लू कॉलर वर्कर्स ऐसे वर्कर्स जो फिजिकल साइट्स पे काम कर रहे हैं, दैट इज नोन एज ब्लू कॉलर वर्कर्स। जैसे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में वर्कर्स है, माइनिंग में वर्कर्स है, मेंटेनेंस वाले जॉब्स कर रहे कोई वर्कर्स, या फिर कोई भी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर कोई बंदा काम कर रहा है, फिजिकली डिमांडिंग रोल्स में अगर कोई बंदा काम कर रहा है, जैसे कारपेंटर हो गया, मैकेनिक हो गया, कॉबलर हो गया,
all these people would come under the blue collar workers as they does the physical labor. ठीक है, ऐसे लोग जो मैनुअल लेबर या फिजिकल लेबर करते हैं, all such kind of people would be called as a blue collar worker. ठीक है, सो जो कंस्ट्रक्शन में जो लेबर होते हैं दैट इज नोन एज ब्लू कॉलर वर्कर. जो कंस्ट्रक्शन में जो सिविल इंजीनियर भी काम कर रहा है दैट इज ऑल्सो नोन एज ब्लू कॉलर वर्कर. मैन्युफैक्चरिंग में जो लेबर्स है जो मशीन्स पे काम कर रहे हैं दे आर नोन एज ब्लू कॉलर वर्कर. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जो प्रोडक्शन इंजीनियर्स मेंटेनेंस इंजीनियर्स काम कर रहे हैं दे आर ऑल्सो नोन एज ब्लू कॉलर वर्कर्स. ठीक है, सो कोई ऑफिसर भी काम कर रहा है फिजिकल साइट पे या फिर कोई वर्कर भी काम कर रहा है फिजिकल साइट पे, दे आर नोन एज ब्लू कॉलर वर्कर्स. व्हाइट कॉलर मतलब क्या? ऐसे लोग जो ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हैं, जैसे आईटी इंडस्ट्रीज वाले लोग, बीपीओ में काम करने वाले लोग, बैंकर्स, तो ये सारे लोग आपके व्हाइट कॉलर वर्कर्स होते हैं. इसी के साथ हम नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं. ऐसा कौन सा स्टेट है यार जो इंडिया के जीडीपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है? दैट स्टेट इज महाराष्ट्र. ठीक है, कितना परसेंट कंट्रीब्यूट कर रहा है? अराउंड 14% कंट्रीब्यूट कर रहा है आज के टाइम पे महाराष्ट्र टू द एंटायर इंडियाज जीडीपी. इंडिया का जीडीपी क्या है? बार बार बात किया हमने, कितना है? 3.7 ट्रिलियन यूएस डॉलर एज ऑफ नाउ. कितना है? 3.7 ट्रिलियन डॉलर एज ऑफ नाउ. तो उसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है महाराष्ट्र. ठीक है, अभी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ना कौन से स्टेट्स है जो सबसे ज्यादा जीडीपी के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? एक तो महाराष्ट्र, एक तो गुजरात, एक तो तमिलनाडु. कैसे याद रखोगे? याद रखने की जरूरत ही नहीं है. आपको पता है महाराष्ट्र में ना एक एरिया है चाकन. ठीक है, सो चाकन में ढेरों सारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है, जैसे मारुति सुजुकी का प्लांट है, टाटा मोटर्स का प्लांट है, भारत बेंज का प्लांट है, डैमलर ग्रुप दैट इज मर्सिडीज बेंज का प्लांट है, फोर्स मोटर्स का प्लांट है. ठीक है, तो तरह तरह के मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज महाराष्ट्र में. ऑब्वियसली तरह तरह के मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, तो मैन्युफैक्चरिंग में सबसे ज्यादा जो आउटपुट भी निकालता है महाराष्ट्र से ही निकलता है. उसके बाद कौन सा आ गया? गुजरात. गुजरात में भी आपको पता होगा यार, वलसाड, वापी. वापी को केमिकल हब माना जाता है इंडिया का. सो केमिकल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज वहां पे बहुत ज्यादा है, तो इसलिए वहीं से सबसे ज्यादा सेकेंड नंबर पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जीडीपी निकलता है. तमिलनाडु. तमिलनाडु पता है आपको, चेन्नई फेमस है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए, उनके मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए. ठीक है, सो ऑब्वियसली चेन्नई में इतने सारे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है, तो वहीं से भी सबसे ज्यादा आउटपुट निकलता होगा थर्ड नंबर पे. किस तरह का आउटपुट? मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट. ठीक है, फॉर एन एग्जांपल इंडिया का जीडीपी है 3.6 ट्रिलियन यूएस डॉलर. दैट इज एन एग्जैक्ट फैक्ट. नाउ इट्स एन एग्जांपल, महाराष्ट्र का जीडीपी है उसमें 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर फॉर एन एग्जांपल. ठीक है, सो महाराष्ट्र जो जीडीपी कंट्रीब्यूट कर रहा है 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर का, दैट वुड बी नोन एज जीएसडीपी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट. तो स्टेट के जीडीपी को आप ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हो. नेशन के जीडीपी को आप जीडीपी बोलते हो, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. बट स्टेट के जीडीपी को आप ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हो. पर कैपिटा इनकम क्या है इंडिया का? 2600 यूएस डॉलर. ठीक है, कितना? 2600 यूएस डॉलर पर कैपिटा इनकम. मतलब क्या? पूरे के पूरे टोटल पॉपुलेशन में से इंडिया के एक पर्सन को कितना एवरेज में इनकम मिल रहा है, दैट इज नोन एज पर कैपिटा इनकम. पूरे टोटल पॉपुलेशन में से एक इंडिविजुअल को कितना एवरेज में इनकम मिल रहा है, दैट इज नोन एज पर कैपिटा इनकम. मान के चलो फॉर एन एग्जांपल इंडिया का पॉपुलेशन है 1 करोड़. 1 करोड़ में से ना हर एक बंदे को अगर 2 लाख रुपए मिल रहे हैं, ठीक है, सो दैट 2 लाख रुपीज वुड बी कॉल्ड एज अ पर कैपिटा इनकम. ठीक है, सिंपल. यस, सो सिंपल, वेरी सिंपल. चलो आगे बढ़ते हैं. यस, वाओ, किसान स्कीम, पीएम किसान स्कीम, अगेन अ टॉपिक दैट कैन बी आस्क्ड इन योर ईएसआई पेपर और any of the general awareness paper. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, इसमें हम किस तरह के फार्मर्स को पैसा देने वाले हैं? हम ऐसे फार्मर्स को पैसा देने वाले हैं जिनके पास कोई ना कोई फार्म है, जिनके पास कोई ना कोई फार्म की लैंड है. ठीक है, जो फार्मर के पास लैंड नहीं है वो फार्मर्स को पीएम किसान का बेनिफिट्स नहीं दिया जाएगा. जैसे
यार मैं फार्मर कहलाऊंगा अगर मैं किसी के फार्म में अगर मैं लेबरर का काम भी करने जा रहा हूं तो। ठीक है, मेरे पास खेती नहीं है बट मैं खेती में काम करने जा रहा हूं, फिर भी मैं एक फार्मर कहलाऊंगा। तो वो केस में मुझे पैसा नहीं मिलेगा पीएम किसान के अंदर। अगर मेरे पास खेती है तो ही जाके मुझे पैसा दिया जाएगा अंडर द पीएम किसान। कितना पैसा दिया जाएगा? 6,000 रुपीज पर ईयर। कितने इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा? 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा। 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट मतलब एक इंस्टॉलमेंट आएगी 2,000 की, सेकंड इंस्टॉलमेंट आएगी 2,000 की, थर्ड इंस्टॉलमेंट आएगी 2,000 की। कितने महीने बाद दिया जाएगा? आफ्टर एवरी 4 मंथ्स ये 2,000 रुपीज दिए जाएंगे। ठीक है, ये कहां पे आता है? डायरेक्टली आपके आधार लिंक बैंक अकाउंट में ये पैसा आ जाएगा। पीएम किसान कब लॉन्च की थी? पीएम किसान लॉन्च की गई थी फरवरी 2019 में। कब? फरवरी 2019 में। तो अभी रिसेंटली क्या डेटा आया हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15th इंस्टॉलमेंट अभी डिसबर्स किया है पीएम किसान के अंदर। ठीक है, 15th इंस्टॉलमेंट में कितना पैसा बांटा है यार? 18,000 करोड़ बांटा है। कितने लोगों को? मोर देन 8 करोड़ फार्मर्स। ये इसका इसका उन्होंने अनाउंसमेंट, ये 15th इंस्टॉलमेंट का अनाउंसमेंट इन्होंने क्या किया था? कहां पे किया था? उन्होंने झारखंड विजिट पे किया था। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रिसेंटली झारखंड गए थे, वहां पे उन्होंने बोला था कि हमने 15th इंस्टॉलमेंट के अंदर 18,000 करोड़ देने की बात की है टू मोर देन 8 करोड़ फार्मर्स। चलिए जी, ठीक है। अभी इसमें से कुछ की फीचर्स है, कुछ पॉइंट्स है किसान स्कीम के अंदर जो आपको पता होने चाहिए। पहला, फार्म लैंड्स विच आर कल्टिवेटिंग विल बी ओनली कवर्ड अंडर द स्कीम। मतलब क्या यार? राहुल के पास खेती है, ठीक है, राहुल के पास खेती की लैंड है, फार्म लैंड है, बट वो फार्म लैंड पे ना राहुल कोई खेती नहीं कर रहा है, कोई उसने क्रॉप्स नहीं उगाया है, बट राहुल ने क्या किया है? वो फार्म लैंड पे उसने बहुत बड़ा अपना बंगलो बना दिया है। उस केस में राहुल को पीएम किसान में जो 6,000 रुपए मिलने वाले हैं वो राहुल को नहीं मिलेंगे। ठीक है, वो फार्म लैंड पे खेती होनी ही चाहिए, कुछ ना कुछ क्रॉप्स उगने ही चाहिए, तो ही जाके वो फार्मर को पीएम किसान का बेनिफिट दिया जाएगा। अगर राहुल वो फार्म पे अगर खेती कर रहा है तो ही जाके उसको बेनिफिट दिया जाएगा। अगर राहुल ने वो फार्म लैंड पे अगर खुद का बंगला बना के रखा है तो उसको वहां पे बेनिफिट्स नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, ये किस तरह का स्कीम है यार? सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम मतलब ऐसा स्कीम जहां पे 100% फंडिंग दिया जो जाता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है बस। सो पीएम किसान के अंदर जो 6,000 रुपए दिए जा रहे हैं एक साल के अंदर, वो पूरा का पूरा पैसा ना सेंट्रल गवर्नमेंट ही देता है। तो दैट इज नोन एज सेंट्रल सेक्टर स्कीम। तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऐसा स्कीम जहां पे पूरा का पूरा फंडिंग जो प्रोवाइड किया जाता है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, यहाँ पे दोनों लोग आ जाते हैं। कौन से? कुछ पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट भी देता है, कुछ पैसा स्टेट गवर्नमेंट भी देता है, या फिर यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट भी देता है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल एक स्कीम है जहां पे हम बात कर रहे हैं कि 10,000 रुपीज ना हमें हर एक कारपेंटर को देने हैं। ठीक है, तो 10,000 से 10,000 रुपए अगर पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट दे रहा है दैट इज सेंट्रल सेक्टर। 10,000 में से 60% सेंट्रल गवर्नमेंट दे रहा है दैट इज 6,000 सेंट्रल गवर्नमेंट दे रहा है, और बाकी के 4,000 स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट दे रही है। सो दैट इज नोन एज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड में दोनों तरह के गवर्नमेंट आते हैं, स्टेट गवर्नमेंट भी या फिर यूटी गवर्नमेंट, और उसी के साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट भी। चलिए, कौन सी मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है यार? ये किसानों को बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं, तो कौन सी मिनिस्ट्री रहेगी? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। कुछ कुछ लोग हैं जो ये स्कीम में कवर नहीं होंगे। जैसे कौन से लोग यार? जो भी बड़े बड़े लोग हैं वो लोगों को ये स्कीम का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। जैसे कौन से लोग? देखते हैं। सो यार, आपके पास फार्म लैंड है बट अगर आप इनकम टैक्स पे कर रहे हो तो उस केस में आपको पीएम किसान का बेनिफिट दिया जाना चाहिए क्या? नहीं, क्योंकि आपके पास पहले ही पैसा इतना, इनकम टैक्स पे कर रहे हो, क्यों 6,000 चाहिए ना आपको, तो उस केस में आपको बेनिफिट्स नहीं दिया जाएगा। अगर डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट या आर्किटेक्ट्स जैसे लोग गो के पास भी फार्म लैंड है तो उनको भी इसका बेनिफिट नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वो भी पैसे वाले लोग होते हैं। ठीक है, और किस तरह की बात की हुई है यार? जो लोग रिटायर्ड एमपीज है या फिर कोई पॉलिटिशियंस जो अभी पॉलिटिशियन है
जो अभी जिसकी सत्ता है, अगर वो फार्मलैंड अगर होल्ड कर रहा है तो उसको पैसा दिया जाना चाहिए क्या पीएम किसान के अंदर? बिल्कुल नहीं। पैसे वाले लोग हैं, उनको क्यों दिया जाना चाहिए? सो उन लोगों को भी नहीं दिया जाता है। अगर कोई बंदा सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर कोई पीएसयूज में काम कर रहा है या फिर पीएसयू से रिटायर हुआ है, तो उनको भी ऑब्वियसली पीएम किसान का बेनिफिट दिया नहीं जाना चाहिए। ये चीज यहाँ पे बोली है। बट अगर ये सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई बंदा अगर ग्रुप डी में काम कर रहा है, दैट इज मल्टीटास्किंग स्टाफ है, यानी कि सबसे लोअर पोजीशन पे काम कर रहा है, तो उसको ऑब्वियसली ये पीएम किसान का बेनिफिट्स दिए जाने चाहिए। ये एक एक्सेप्शन है। सो अगर ये सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ये पीएसयूज में अगर कोई ग्रुप डी एम्प्लॉइज या मल्टीटास्किंग स्टाफ या क्लास 4 एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, तो उनको ये स्कीम का बेनिफिट दिया जाना चाहिए। उनकी सैलरी कितनी भी हो, हमें मतलब नहीं है, ऐसा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर का बोलना है। चलिए, अगर कोई रिटायर्ड पेंशनर है, कोई पेंशनर है, उसको अगर 10,000 रुपए से ज्यादा की पेंशन आ रही है, तो उसको भी पीएम किसान का बेनिफिट नहीं दिया जाना चाहिए। चलिए, तो इसमें भी एक्सेप्शन है कि अगर कोई ग्रुप डी एम्प्लॉय है, उसको हमने यहाँ पे एक्सेप्शन माना है। जैसे ग्रुप डी एम्प्लॉइज को अगर 10,000 या 10,000 से ज्यादा की भी अगर पेंशन आ रही है, तो उनको भी पीएम किसान का बेनिफिट दिया जाना चाहिए। ये चीज यहाँ पे बोली गई है। ये बात एक बार अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि इस पे सवाल आया था अभी रिसेंटली, 10 महीने पहले एग्जाम हुई थी, शायद आईएफएससीए में ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए, तो यहाँ पे क्या बोला है, जीएमआर ग्रुप ने ना रिपोर्ट पब्लिश की है। वहां पे उन्होंने बोला है कि अक्टूबर में ना दिल्ली एयरपोर्ट ने सबसे ज्यादा ट्रैफिक को हैंडल किया है। दैट इज, अक्टूबर मंथ में दिल्ली एयरपोर्ट में सबसे ज्यादा पैसेंजर्स देखने के लिए मिले थे। दिल्ली एयरपोर्ट का ही नाम है आपका इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ऑपरेट करने का काम किसका है? उस ऑपरेट करने का काम है दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड का। अभी ये दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड में किस किस ग्रुप का कितनी कितनी ओनरशिप है, ठीक है। सो ये दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड में जीएमआर ग्रुप होल्ड करता है 64%, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया होल्ड करता है 26% और 10% फ्रैपोर्ट ओन करता है और 10% इरामैन मलेशिया होल्ड करता है। तो ये ओनरशिप कभी कभी पूछ ली जाती है, जो कि 2019 के आरबीआई के पेपर में पूछी गई थी या 2021 के आरबीआई पेपर में पूछी गई थी। चलिए, तो हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नाम क्या है उसका? राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। उसको भी कौन चलाता है? उसको भी चलाता है आपका जीएमआर ग्रुप। ऑल्सो रिकॉर्डेड द हाइएस्ट एवर ईयर टू डेट पैसेंजर ट्रैफिक, ठीक है। सो हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे ना अभी तक सबसे ज्यादा ट्रैफिक देखने के लिए मिला है ये साल के अंदर। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में क्या हुआ है, अक्टूबर मंथ में उन्होंने सबसे ज्यादा ट्रैफिक को हैंडल किया है, सबसे ज्यादा पैसेंजर को हैंडल किया है। बट ये पूरे साल में सबसे ज्यादा ट्रैफिक को किसने हैंडल किया है? दैट इज राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। चलिए, सो ये लास्ट न्यूज है। यहाँ पे बात किया है, कल की हमने बात की है यार, एशिया पैसिफिक ये इकोनॉमिक कॉपरेशन समिट कहाँ पे हुआ था? ये हो रहा है रिसेंटली सैन फ्रांसिस्को यूएसए में। कौन लोग ने पार्टिसिपेट किया है? यूएस के प्रेसिडेंट जॉय बिडेन और चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग ने। तो वहां पे उन्होंने तरह तरह की बात की थी। जैसे क्या बात की थी? एआई डेवलपमेंट हमें करना है, मिलिट्री कम्युनिकेशन बढ़ाना है, इस ये सारे टॉपिक्स पे उन्होंने बात की थी। ये जो चीज है हमने कल ही देख ली है। अभी इसका कुछ अपडेट आया है ये कॉन्फ्रेंस के ऊपर, वो चीज हम पढ़ने वाले हैं। एक ड्रग फेंटानाइल है, ठीक है। ये ड्रग फेंटानाइल ना बहुत खतरनाक ड्रग है। ये लोग ये जो ड्रग फेंटानाइल है, लोग ड्रग्स अब्यूज के लिए यूज कर रहे हैं, खुद के लिए ड्रग्स। जो लोग ड्रग्स के शिकार होते हैं, वो लोग यूजुअली ड्रग फेंटानाइल को इलीगल तरीके से बाय करते हैं, ठीक है। एंड इट इज द मोस्ट डेंजरस ड्रग ऑफ द एंटायर वर्ल्ड, ठीक है। तो ये जो आपका जो हीरोइन होता है, जो गांजा होता है, जो सबसे खतरनाक ड्रग आपने माना होगा कि वो सबसे खतरनाक होगा, बट उससे भी सबसे ज्यादा खतरनाक ये आपका फेंटाइल है। ये हीरोइन से 50 टाइम स्ट्रॉन्गर है आपका ड्रग फेंटानाइल, ठीक है।
तो ये फेंटानाइल के ऊपर बात किया था कि यार यूएसए में ना फेंटानाइल बहुत आ रहा है, जिसके वजह से यूएसए में काफी लोगों की मृत्यु हो गई है। तो यूएसए गवर्नमेंट बोलती है, जोए बिडेन जी बोलते हैं कि हमें फेंटानाइल के ड्रग को यूएसए में आने के लिए रोकना है। तो ये फेंटानाइल आ कहां से रहा है? ये फेंटानाइल यूएसए में आ रहा है मैक्सिको से। तो चाइना क्या करेगी इसमें? ठीक है, तो ये जो फेंटानाइल बनाने को जो भी केमिकल लग रहे हैं वो चाइना से आते हैं। ठीक है, तो ये फेंटानाइल बनाने का रॉ मटेरियल जो है चाइना से आता है। तो इसलिए यूएसए ने बोला है चाइना को कि आप जो भी प्रोडक्शन कर रहे हो ना फेंटानाइल का, वो उस पे आप अच्छा खासा रेगुलेशंस बनाओ। ये देखो कि इलीगली फेंटानाइल ट्रांसपोर्ट नहीं किया जाना चाहिए। ये देखो कि इलीगली फेंटानाइल का रॉ मटेरियल ट्रांसपोर्ट नहीं किया जाना चाहिए टू द मेक्सिको और द यूएसए। ये चीज यूएसए ने बोली है, दैट इज जॉय बिडेन ने बोली है। क्यों बोली है? क्योंकि फेंटानाइल की वजह से हमने देखा था बहुत सारे लोगों की हत्या हो रही है, बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो रही है। चलिए, सो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, ये जो फेंटानाइल जो न्यूज में चल रहा है वो क्या है? फेंटानाइल एक एनिमल का नाम है, एक फूड का नाम है, एक ड्रग का नाम है, एक व्हीकल का नाम है, कि क्या है? ठीक है, तो पता होना चाहिए। फेंटानाइल इज अ ड्रग विच इज द हाईली डेंजरस ड्रग, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो रही है इन द यूएसए। चलिए, so this is the last news. If you like the content, if you like my delivery, if you understand everything about this lecture, kindly do let me know in the comment section. आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिसेंटली मैंने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया है बिजनेस स्टैंडर्ड एनालिसिस का। तो आपको कैसे लग रहा है वो मुझे जानना बेहद अनिवार्य है, तो इसलिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताते रहिए। चलिए, अगर आपको ये सारे अपडेट्स की ये सारे लेक्चर्स की अगर अपडेट्स पता होनी चाहिए, तो आपको मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ना पड़ेगा। वहां पे मैं क्विजेस डालता हूँ, एमसीक्यूज डालता हूँ, वहां पे मैं मेरे ब्लॉग्स डालता हूँ, मैं मेरे वीडियोस की अपडेट देता हूँ। ठीक है, और उसी के साथ शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस भी डालता हूँ। एक एक मिनट में मैं ट्राई करता हूँ, एक एक मिनट के वीडियोस में मैं ट्राई करता हूँ कि आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो इसीलिए आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मेरे साथ ज्वाइन होना बेहद इंपॉर्टेंट है। उसकी जो लिंक है मैं कमेंट सेक्शन में आपको डाल दूंगा। ठीक, अगर आपको बैंकिंग, इकोनॉमी और फाइनेंस कैसे चलता है इंडिया में, अगर वो जानना है आपको, तो आपको मेरे साथ लिंक्डइन पे जुड़ना पड़ेगा, जहां पे मैं ब्लॉग्स डालते रहता हूँ हमेशा। ठीक है, सो इफ यू लाइक दिस सेशन, काइंडली डू लेट मी नो, बट don't say bye to me right now. Here is the quote for you. Not everyone can be you. तो जो भी आप स्ट्रैटेजी यूट्यूब पे देख रहे हो, वो ब्लाइंडली फॉलो करने की कोशिश मत करिए। कोई फुल टाइम एस्पिरेंट हो सकता है, कोई वर्किंग एस्पिरेंट हो सकता है। तो इसलिए आपको आपकी स्ट्रैटेजी पता होनी चाहिए, आपको आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स और वीक पॉइंट्स पता होने चाहिए, और उसी के हिसाब से आपको आपका स्टडी प्लान करना है। ठीक है, अगर यार कोई इंडिविजुअल लेट्स से क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कर रहा है, क्योंकि इसका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड खराब है, तो वो 10 घंटा उसी के पीछे लगा हुआ है, तो आपको भी वो करने की जरूरत नहीं है ना। आपको पता होगा यार क्वांट आपका स्ट्रांग है, तो क्यों क्वांट के पीछे भागना है आपको? आप जनरल अवेयरनेस पे फोकस करो, आप रीजनिंग पे फोकस करो। तो हर एक की स्ट्रैटेजी अलग अलग होती है, आप किसी को ब्लाइंडली फोकस ना करिए। अगर आप खुद की स्ट्रैटेजी बनाओगे, तो ही जाके आपको सक्सेस मिलने के बहुत हाई चांसेस है in your competitive examination or in your entire life. Thank you so much. Do let me know how did you like this session. Thank you so much.